वेदों में ज्ञान और विज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं। आज का विज्ञान जो खोज कर रहा है वह पहले ही खोजा जा चुका है। बस फर्क इतना है कि आज का विज्ञान जो खोज कर रहा है उसे वह अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का लेबल लगा दिया गया है। हालांकि यह इतिहास में सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और सिद्धांत बताए उससे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। आज हम आपको भारत के उन 10 महान ऋषियों के आविष्कार के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं, यह कितना खतरनाक है यह भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला प्रशिक्षण भी किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक भी माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। एक अंग्रेजी और विश्व विख्यात इतिहासकार T.N. कोलम्बुरल ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद आज के वैज्ञानिकों से कहीं ज्यादा बेहतर थे। वायुयान के आविष्कारक राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पहले ही वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इसी बात का प्रमाण देता है। लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र भी लिखा था जिसे विमान शास्त्र के नाम से ही जाना जाता है। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यानी विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेशल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। बात करें बोधायन की, जो कि भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र तथा शोध सूत्र के रचयिता माने जाते हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पहले ही बोधायन ने ज्यामिति के सूत्र रच दिए थे। लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्र पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 2800 वर्ष पहले ही बोधायन ने रेखागणित और ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखागणित, ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति को शुल्क शास्त्र कहा जाता था। शुल्क शास्त्र के आधार पर ही यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। रेखागणित, ज्यामिति के कई प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बोधायन ने आसानी से सुलझा दिया था। आगे बात करते हैं भास्कराचार्य जी की। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में लिखा जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों में अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। न्यूटन से 500 वर्ष पहले ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को जान लिया था और उन्हें अपने दूसरे गणित सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ सब शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इसी कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने कर्ण कुतूहल नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा पृथ्वी को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था जिसकी वजह से उस समय के लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारियां थी। बात करते हैं हमारे पतंजलि यानी कि योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि की, जो कि काशी में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में चर्चा में आए थे। पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक कहा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को पहली दफे ही व्यवस्था दी थी और उससे चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक से जोड़ दिया गया था। आज दुनिया भर में योग से लाभ भी प्राप्त किए जाते हैं। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक वैज्ञानिक माना था। बात करते हैं आचार्य चरक की। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चणक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चणक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किए हैं। उसके बाद 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और तब से यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा और उसके बाद से ही चरक के ग्रंथ की ख्याति विश्वव्यापी बन गई थी। बात करें महर्षि सुश्रुत की। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पहले ही शल्य क्रिया करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ने 2600 वर्ष पहले यह कार्य करके दिखा दिया था। सुश्रुत के पास ही अपने बताए गए उपकरण थे जिन्हें वे उबालकर उपयोग में लाते थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इस ग्रंथ में चाकू, सुइयां, चिमटे इत्यादि सहित 125 से ज्यादा शल्य चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों के नाम मिलते हैं और इस ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख भी किया गया है। अब बात करते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध किए थे। रसायन शास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की है, जिनमें से रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत ही लोकप्रिय है। रसायन शास्त्र व धातु कर्मी होने के साथ साथ उन्होंने अपनी चिकित्सकीय सूझबूझ से अनेक असंदेह रोगों की औषधियाँ तैयार की थी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कक्षपुट तंत्र, आरोग्य सर्जरी, योग सार और योगाष्टक शामिल है। नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोना धातु और पारे पर किए गए उनके प्रयोग और शोध चर्चा में रहे हैं। उन्होंने पारे पर संपूर्ण अध्ययन कर 12 वर्षों तक संशोधन भी किया है। उस समय में नागार्जुन पारे से सोना बनाने का फार्मूला भी जानते थे। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि पारे के कुल 18 संस्कार होते हैं। पश्चिमी देशों में नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया। और अब बात करें पाणिनि की, जिसमें दुनिया का पहला व्याकरण ही पाणिनि ने लिखा था। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोग की सीमा का निर्धारण किया था। उन्होंने भाषा का सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया था और संस्कृति भाषा का व्याकरणबद्ध भी किया था। और इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। आपको बता दें कि अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक आर्थिक शिक्षा और सामाजिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित किए गए हैं। और आपको बता दें कि 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच बोप ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृति व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र भी मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे सूत्र से बहुत मदद भी मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथ का योगदान मिलता है। और अब बात करते हैं महर्षि अगस्त्य की। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया था। उस रात उसे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली थी। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती थी। ऋषि अगस्त्य ने ही अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। और आपको बता दें कि अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। यानी उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा, सोना, चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि सरलता से बताई गई थी और इसी कारण अगस्त्य को बैटरी बोन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए इस गुण ज्ञान व विज्ञान को ही जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करने के साथ कई आविष्कार भी किए व युक्तियाँ भी बताई हैं। और इनकी मदद से ही आज का वैज्ञानिक इतनी ऊंचाइयां छू पाया है।